27 फरवरी 2025 टीएमसी के मंच से कीर्ति आज़ाद ने कहा, जब मैं 1993 में बीजेपी में आया तो मेरे पिता सीएम थे। उन्होंने कहा गेट आउट। चले जाओ, मुखबिरों के साथ तुम हो, तुम ये इन्फॉर्मर से ब्रिटिशर्स के ये स्टूजेस हैं। तो आपको ये सब समझने में इतना लंबा समय लग गया कि आप 3 बार सांसद बन गए, एक बार विधायक बन कुर्ता गए। था, मैंने ये कहा था मैं एमपी रहूं ना रहूं, 1983 वर्ल्ड कप विनर चैंपियन तो रहूंगा ना। गिरिराज जी को जानते हैं? कौन है वो? वही जो मेरे घर पर आके मेरे पैर में पड़ा रहता था, एमएलसी बनाई दिए बाबा, अब एमएलसी बनाई दिए बाबा, एमएलसी बनाई दिया, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ बाबा, बाबा मटन 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 खाएंगे बाबा, आपके यहाँ मटन खाएंगे। बोले ठीक है, मटन खाओ यार। ये जो अरविंद केजरीवाल ने पीसी की थी इन्हीं सब आरोपों पे, कागज वगैरह आप ही ने दिया था क्या? डर गए अरविंद जी। तो जब तक मैं कांग्रेस में गया नहीं था तब तक राहुल जी से लगभग हर एक दूसरे दिन भेंट मुलाकात होती थी। मतलब कांग्रेस जाना आपकी भूल थी? आप यही समझ लें, ममता बंदोपाध्याय एक बहुत बड़ी लीडर है। 2029 में देश की प्रधानमंत्री बनने वाली हैं वो। क्या कह रहे हैं आप? 2029 अपनापन इतना उनमें है ना, लेकिन अगर उनको गलत तरीके से कोई छेड़ दे तो बिरनी के छत्ते में अगर हाथ डाल दो ना तो बागिन की तरह खड़ी हो जाती है। बाहर में तो कुछ और तस्वीरें आती हैं, दंगा फसाद, कहीं रेप मर्डर। हम उफ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। क्यों? असम से लेकर बंगाल तक बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा है घुसपैठ। कांग्रेस के समय में निकले घुसपैठिए लगभग 20,000 के करीब, आपके समय में 2,000 नहीं निकले। आप घुसपैठ करते रहे। महाराष्ट्र में आप घुसपैठ करते रहे, हरियाणा में घुसपैठ किया आपने, बिहार में 310 लोग निकले। नीतीश कुमार जी के युग का एक तरीके से कह सकते हैं अवसान हो रहा है। अब बीजेपी का वहाँ सीएम बनेगी। बीजेपी ने किसको धोखा नहीं दिया, मुझे ये बताइए ना। कि पार्लियामेंट में ई सिगरेट पीते हुए आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ। ई सिगरेट है हाथ में, उसके बाद मुंह से धुआं निकला है कुछ। बिहार में उन दिनों राजनीतिक उथल पुथल मची थी। चंद्रशेखर सिंह, विंदेश्वरी दुबे, जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे। प्रधानमंत्री होते थे राजीव गांधी। उन्होंने अचानक एक दिन भागवत झा आज़ाद को अपने पास बुलाया और कहा कि आपको बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। और आप भागलपुर सीट से लोकसभा के सांसद भी थे, तो उन्होंने कहा आप वो सीट छोड़ देंगे और आपके बेटे वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तब भागवत झा आज़ाद ने कहा था कि मेरे जीते जी मेरे परिवार का कोई सदस्य राजनीति में नहीं आएगा। लेकिन उन्हीं के बेटे पूर्व क्रिकेटर कीर्ति झा आज़ाद सांसद हैं, चौथी बार, इस बार टीएमसी से सांसद हैं। जमघट में हमारे ख़ास मेहमान हैं कीर्ति आज़ाद जी। तो ललन टॉप के ख़ास शो जमघट में हम कीर्ति आज़ाद से बात करेंगे। और चूँकि बंगाल में चुनाव है, और बंगाल में जब भी चुनाव होता है पिछले कुछ सालों से देखें तो बड़ा भीषण रन टाइप होता है मामला बीजेपी और टीएमसी के बीच में। पहले तो हम शुरुआत ये करेंगे कीर्ति जी कि भागवत झा जी ने वही बात कही थी और फिर आप पॉलिटिक्स में आ गए, कैसे ये संयोग बना? इस संदर्भ में बड़ी अच्छी बात है, मुझे ध्यान है जब पापा सीएम बन गए थे और तब राजीव जी ने कहा था कि आप यहाँ बिहार में जाइए, 6 मारिए और कीर्ति को मुझे दे दीजिए, मैं उसको भागलपुर में ले से एमपी लड़ा के उसको जूनियर मिनिस्टर बनाता हूँ। तो पापा ने कहा, बड़ी समझदारी से सूझबूझ से जवाब दिया कि अरे अभी वो क्रिकेट खेल रहा है, वो क्रिकेट खेल लेगा, उसके बाद फिर इसके बारे में सोचेंगे कि वो आए ना आए, क्योंकि आजकल तो वो इंडिया के लिए खेल रहा है। और इस तरह की उन्होंने बात की तो बात को गोल मोल घुमा दिया उन्होंने, तो इस कारणवश मैं आ नहीं सका। और जो राजनीति में जुड़ा तो उस समय मैं कांग्रेस में नहीं गया, क्योंकि वो तो कांग्रेस में थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, पाँव में गोली खाई थी, कांग्रेस होती, पाँव में गोली खाई थी अंग्रेज़ों से लड़ते हुए, 6 बार जेल गए थे, 150 कोड़े खाए थे। तो मैं बीजेपी में गया और जब बीजेपी में गया तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, कहा कि तुम मुखबिरों के साथ जा रहे हो, इन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की थी, इन लोगों के कारण से हमारे कितने स्वतंत्रता सेनानियों की जेल हुआ, मौत हुई, स्वर्गवास लेना पड़ा उनको। तो मैं 4 महीने तक घर से बाहर रहा था एमएलए बन करके। फिर जब घर में आया तब अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर आया था। जब आप गोल मार्केट से पहली बार विधायक? जी हाँ, 93 में जब मैं बना था जी। तब तक पापा बहुत गुस्से में थे? बिल्कुल गुस्से में थे, अंत तक रहे। बाद में जब पार्किंसंस हुआ, जब वो थोड़ा सा तबीयत ख़राब रहने लगी, तो अभी आप 11 में आए हैं, मैं तब 25 नंबर कैनिंग लेन में रहता था। तो तब उनको साहब लाया, रखा अपने साथ में, सेवा की उनकी। और फिर 2011 में उनका देहांत हुआ। उनसे दो साल पहले माँ का देहांत हो गया था 2009 में। 27 फरवरी 2025
टीएमसी के मंच से कीर्ति आज़ाद ने कहा, जब मैं 1993 में बीजेपी में आया तो मेरे पिता सीएम थे, उन्होंने कहा गेट आउट। जी हाँ, ये तो वही तो बता रहा हूँ, गेट आउट कहा उन्होंने मुझे, जस्ट गेट आउट, चले जाओ, मुखबिरों के साथ तुम हो, तुम ये इन्फॉर्मर से ब्रिटिशर्स के ये स्टूजेस हैं, इन्होंने अंग्रेज़ों की बड़ी मालिश की है, उनके साथ रहते थे, इसलिए तुम घर में नहीं रह सकते, गेट आउट। तो फिर उसी पार्टी में बीजेपी में जाने का संयोग कैसे बना, मैं ये जानना चाहता था। देखिए मैं जिसको भी लेके आपके पिताजी का मतलब इतना वो था कि नहीं भाई, इसमें तो सवाल ही नहीं वो हुआ। इसलिए क्योंकि आरएसएस की कोई भूमिका ही नहीं रही थी 1925 से 47 तक, और फिर 2002 तक इन्होंने तिरंगा अपने ऑफिस में चलाया नहीं था। और पापा बिल्कुल एक देशभक्त आदमी थे, आपको बताया ही जैसे कि पाँव में गोली खाई थी इन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ते हुए, 6 बार जेल गए थे, 150 कोड़े अंग्रेज़ों से लड़ते हुए खाए थे, और इन्हीं के बीच में से लोग थे जो जा जाकर मुखबरी करते थे अंग्रेज़ों की। तो इसको लेकर वो बड़े नाराज़ थे, बड़े स्ट्रिक्ट थे। शराब सिगरेट की बात तो छोड़िए, चाय तक नहीं पीते थे, सुबह 4:30 बजे उठ जाएं, योगाभ्यास करना, अखबार पढ़ना, टहलना, घूमना, सिस्टम से ज़िंदगी उन्होंने जी थी। उन्होंने देखा था, अपने काफ़ी वाक़ये उन्होंने बताते हैं कैसे फ़िश प्लेट्स उखाड़ रहे थे और वहाँ पर भगदड़ मच गई, पाँव में गोली लगी, मंडल की मौत हो गई थी। हाँ, फिर इनको पाँव में गोली लगी। करेक्ट कर पाँव में गोली लगी, गिरे, इनका माथा लगा पटरी पे, बेहोश हो गए। तो जब अंग्रेज़ चले गए, 6 लोग की मौत हो गई थी, तो आए वहाँ पर और लोगों ने कहा भागो तो मर गए, मतलब भागवत तो मर गया। उसी में फिर किसी ने जूता सुंघाया, पानी फेंका, वो सब किया करने के बाद उनको होश आया, बोला भागो तो आज़ाद भगेल, तो वहाँ से उनका नाम आज़ाद पड़ गया। भागवत झा आज़ाद हो गए। हाँ, तो जब नेहरू जी के पास गए थे असेंबली का टिकट मांगने भागलपुर से, तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि क्या नाम है तुम्हारा, तो उन्होंने कहा भागवत झा आज़ाद। बोला तुम यहाँ तो भागवत झा लिखे हुए हो। तो उन्होंने कहानी बताई, लिखो अभी यहीं आज़ाद, वहीं पे आज़ाद लिखवाया, तब से उनका नाम भागवत झा आज़ाद एक हम लोग का तकिया कलाम जुड़ गया। तो है कहानियाँ बड़ी, और उनके आदर्शों पे चलने का प्रयास किया। थोड़ा डिसिप्लिन में गड़बड़ हो गए हम, नहीं तो और लंबी क्रिकेट खेल सकते थे, लेकिन आज भी उनका प्रभाव जीवन में बहुत है। और यदि कोई मुझसे कहे कि क्या चीज़ें हैं मांगो, तो मैं यही कहूँगा, बाप का मार, जो मार खाते थे हम लोग, बाप का मार और माँ का प्यार, क्योंकि माँ ही मरहम लगाती थी सब जगह, जो बेंत लगता था तो मरहम का काम माँ ही किया करती थी। तो ये सारी यादें हैं। एक बार फिर से आपने मुझे भावुक बना दिया, लेकिन सच में जीवन में तो कभी भगवान देखे नहीं, मूर्तियों में देखे हैं, पूजा की है, अर्चना की है, लेकिन असली मामले में अगर कोई माँ बाप इस दुनिया में है जिसे आप देखते हैं, भगवान है, तो वो आपके माँ बाप ही हैं। बीजेपी में अब कौन आपको लेके आया? बीजेपी में अडवाणी जी के उससे गया था। उस समय बड़ी रथ यात्रा चलती थी, राम मंदिर का प्रभाव था, और सबसे बड़ा दुख मुझे ये होता था, मैं तो सीता माँ के जन्म स्थान का हूँ, मिथिला का रहने वाला आदमी हूँ, भगवान राम के ससुराल वाला हूँ। आप देखिएगा हमारे सनातन धर्म में माँ का नाम हरदम पहले आता है, सब शक्ति माँ के पास है और एक महादेव के पास है। विष्णु को भी अवतार लेना पड़ता है किसी का संहार करने के लिए, और उस दशम महाविद्या में जो शक्ति है, श्यामा, तारिणी, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, चिन्मस्तिका, धूमावती, बगला, मातंगी, त्रिपुरा सुंदरी, मैं इनकी पूजा करता हूँ। और कभी भी आप हमारे धर्म में देखेंगे तो लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, पार्वती शंकर, तो सियाराम होना चाहिए। तो मुझे इसका बड़ा दुख होता था, मैं बार बार पूछता था, और मेरे पास किसी के पास कोई जवाब नहीं होता था। कभी कहते थे श्री मतलब होता है, तो मैंने उनसे कहा फिर श्री और श्रीमती क्यों लिखते हैं नाम के आगे, फिर सिर्फ केवल लिखिए श्री, माँ का नाम लिख दीजिए, पत्नी का नाम लिख दीजिए, और बाकी आदमी का नाम हो गया ख़त्म। तो श्री तो लिखा जाता है संबोधन में, किसी के लिए सम्मान में लिखा जाता है, तो श्रीमती फिर क्यों लिखते हैं अगर श्री माँ है तो ये सब चीज़ें थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। साथ में मैं क्रिकेट खेला तो वर्ल्ड कप जीते 83 में, तो हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक टीम में थे, जूठे गिलास से पानी पीते थे, कभी कोई भावना नहीं रही ऐसी। जो इस देश में पैदा हुआ, जो अपने भारत के लिए खेला, भारत की आन बान शान मान मर्यादा के लिए आगे बढ़ा, वो चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, क्या फ़र्क पड़ता है। आप किसी को बांट तो सकते हैं, लेकिन इंसानियत का जो रंग है, वो उसका खून है, वो है लाल। तो आपको ये सब समझने में इतना लंबा समय लग गया कि आप 3 बार सांसद बन गए, एक बार विधायक बन कुर्ता था, अनेकों बार प्रश्न उठाता था, और फिर इन्होंने बात कही, न खाऊंगा न खाने दूंगा।
और जब मैं अरुण जेटली के कागज़ मेरे नहीं थे, 400 करोड़ के डीडीसीए के कागज़ थे, वो सरकारी कागज़ थे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के कागज़ थे, रिटायर्ड जस्टिस विक्रमजीत सेन थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी वही बात कही जो मैंने कही थी। मुझसे कहा तुम तो झूठ बोलते हो। मैंने कहा जी मुझसे गलती हो गई, मैंने झूठ 400 करोड़ बोल दिया। 400 करोड़ नहीं है, 398 करोड़ है, 2 करोड़ कम थे। वो सारा कुछ हुआ, मैं गया, मुझे प्रलोभन दिया। अमित शाह जी उस समय अध्यक्ष थे, लेकिन मैं गिरा नहीं, मैं अपने बात पर अड़ा रहा। ट्रोल मेरे पीछे लगे रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। योर पॉपुलैरिटी इज़ नोन बाय द नंबर ऑफ क्रिटिक्स यू हैव, मोर द मेरियर। और पूरी बीजेपी मेरे खिलाफ में हो गई। इन्होंने जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने कहा हम निकाल देंगे। मैंने कहा तुम क्या निकालोगे, मैं खुद ही छोड़ देता हूँ। मैंने ये कहा था मैं एमपी रहूँ ना रहूँ, 1983 वर्ल्ड कप विनर चैंपियन तो रहूँगा ना, जो भारत माँ की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेला था। ये जो अरविंद केजरीवाल ने पीसी की थी इन्हीं सब आरोपों पे, कागज वगैरह आप ही ने दिया था क्या? डर गए अरविंद जी। नहीं, कागज़ तो ओपन थे ना, कागज़ तो ओपन थे। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उसमें तो कागज़ सारे बांटे ही थे। डर गए। अरविंद को डरना नहीं चाहिए था, पता नहीं क्यों डर गए अरविंद केजरीवाल। मतलब माफ़ी मांग ली उन्होंने? हाँ, माफ़ी मांग ली, क्योंकि उसका कारण ये था कि राम जेठमलानी ने जाके कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल कर दिए। तो वहाँ रजिस्ट्रार जो ले रहे थे एडमिट करने से पहले, उन्होंने कहा ये अरविंद केजरीवाल जी के हैं शब्द, डिफेंडेंट के। तो उन्होंने कहा उन्हीं के हैं। उसके चक्कर में उनके ऊपर डिफेमेशन कर दिया। तो अब क्योंकि उनके लॉयर जो अधिकृत लॉयर थे, जिनको वकालतनामा मिला था, वह उस शब्द का इस्तेमाल कर लें और बोल दें, तो यानी कि डिफेंडेंट ने ही वो बात बोली थी, इस करके उनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी। फिर ये बीजेपी से जब मोह भंग हुआ आपका, तो आप चले आए कांग्रेस। मैं आया, हाँ, आप बिल्कुल। और बड़े धूमधाम से दिल्ली में राहुल गांधी के सामने ऐसा लगा एक सितारा आ रहा है कांग्रेस में। और कांग्रेस चूँकि आपके पिताजी की पार्टी थी, सालों तक उसी में शिक्षित प्रशिक्षित दीक्षित रहे, सब कुछ मिला उनको। ये कैसे हो गया कांग्रेस अब चले आए? मैंने कहा किसी राष्ट्रीय पार्टी में जाएंगे। और कांग्रेस का एक इतिहास रहा है, मेरे पिताजी इतने वर्षों तक किया है। और सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो भूला नहीं कहलाता। तो जब तक मैं कांग्रेस में गया नहीं था, तब तक राहुल जी से लगभग हर एक दूसरे दिन भेंट मुलाकात होती थी। और उनसे कहा था कि मैं आऊँगा तो आप मुझे दरभंगा का सीट देंगे। मेरे लिए बस वो एक है, और कोई मेरी मांग नहीं है कि आप मुझे कुछ बनाएं। उन्होंने प्रॉमिस भी किया कि हाँ हो गया, दरभंगा कर दूंगा। लेकिन दरभंगा नहीं दे के उसके बाद जब मैं आया तो उन्होंने बात ही करना बंद कर दिया। मैंने कहा मिला तो दो। नहीं लड़ूंगा चुनाव, कोई बात नहीं, दरभंगा से नहीं मिला, नहीं लड़ूंगा चुनाव, पार्टी के लिए काम करूंगा। अगर उसमें अभी भी गुंजाइश हो तो बता दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए अन्यथा। लेकिन मिलने का कोई था नहीं। उनके लोग इंटरमीडिएटरी बात करते थे, और उसमें उन्होंने कहा कि वो चाह रहे हैं कि आप धनबाद जाइए। मैंने कहा मुझे नहीं जाना। बोला नहीं, ये आदेश है। मैंने कहा अब आदेश मुखिया का हो तो फिर मना कैसे करें। मतलब जिस राहुल गांधी से आप पार्टी ज्वाइन करने से पहले हरदम मिला करते थे, पार्टी में आने के बाद मिलना ही बंद हो गया? भेंट मिलना दुश्वार हो गया। तो दरभंगा से आपका कैसे रिश्ता टूट गया? मतलब 3 बार टूट सांसद रहे वहीं? गया, 3 बार सांसद रहा। वहाँ का इतिहास है, जब तक मैं एमपी नहीं बना था वहाँ एक ही बार बनता था, दूसरी बार हार जाता था। बिल्कुल सही बात। और मैं 3 बार वहाँ से लगातार जीता। एक बहुत ही टफ सीट थी, C- सीट थी उस समय बीजेपी के लिए। एक फातमी जी थे वहाँ पे, बड़े ज़बरदस्त नामी वहाँ के आदमी थे, कद्दावर व्यक्ति थे, और वो मेरे से पहले 4 बार जीत चुके थे दरभंगा की सीट। तो तब मुझे भेजा गया, मैंने चैलेंज लिया, लड़ा, और जाकर वहाँ 55,000 वोट से जीता था। और बहुत ही टफ कॉन्स्टिट्यूएंसी रहती थी। लेकिन एक चीज़ का आज भी गर्व कहते हुए कि मैंने एक छोटा भी दंगा नहीं होने दिया। मुझसे अनेकों बार कहा गया तुम ये कर लो, तुम यहाँ अमर हो जाओगे। मैंने कहा मुझे अमर नहीं होना यहाँ। क्या कहा गया अमर होने के लिए? मतलब अनेक चीज़ जो दंगे कराने के लिए जो अलग अलग चीज़ होते हैं, लोगों के अंदर हिंदू मुसलमान की भावना आए, कुछ आए, ऐसी बातें हों, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छी साइजेबल पॉपुलेशन है मुसलमानों की। मैंने कहा ये मैं नहीं कर सकता। ये कौन कहता था आपसे? अब उसको छोड़िए, क्या फ़ायदा उसका, राजी रहने डिफेमेशन दें। करवाएंगे। जब सब कुछ बोल ही रहे आपके लिए, तो कहा जाता कि आप आज़ाद हैं, पार्टी में रह के भी आज़ादी से बात बोलते हैं। रहने दीजिए उस सब चीज़ को। डेफेमेशन में कौन फंसे बिना मतलब के? एक जगह नहीं, पूरे हिंदुस्तान में डेफेमेशन कर देंगे अलग अलग बैठ करके, उसका फ़ायदा क्या है? आजकल कानून भी तो इसी प्रकार से चलता है देश में। लोग कहेगा कीर्ति आज़ाद जी सच बोलने से एक चीज़ क्यों, सच तो बोल दिया आपको, नाम नहीं बता रहा हूँ, सच बोल दिया आपको, क्योंकि यह प्रयास रहता था और सरकार में रहते हुए ये चलता था।
तो फिर उस समय तो जब मैं रहा तो उस समय तो नीतीश जी की सरकार थी, और नीतीश जी के ग्रैंड्योर की बात करते हैं तो 2005 से 2010 बिहार का स्वर्णिम काल था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो वापस मैं अपने वाले उस पर आता हूँ, तो जब दरभंगा से मैं छोड़ना नहीं चाहता था, जाना नहीं चाहता था। खेल कैसे हो गया जी, दरभंगा से आपको हटा दिया गया, ये खेल किसने किया, कैसे हुआ? अब सीट ही नहीं मिली होगी इनको, सीट नहीं दी गई होगी। वहाँ से फिर फातमी लड़े, फिर हारे, फिर लड़े, फिर हारे, उन्हीं को लड़ाते चले गए। एक बीच में सिद्दीकी जी आए, वो कॉन्स्टिट्यूंसी में गए ही नहीं, एमएलए थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन पूरे क्षेत्र को कैसे पकड़ना है वो नहीं पकड़ पाए थे। मुझसे मुसलमान भी वोट देते थे बीजेपी में जब रहता था तब। मतलब कांग्रेस जाना आपकी भूल थी? आप यही समझ लें, कुछ अच्छा सोच कर गया था लेकिन भूल हो गई मुझसे। और फिर दीदी जब वो 84 में आई थी, पापा उस समय कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था ये लड़की आग है, देखना तुम, ये आगे चलकर कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगी। तो एक दो बार तब भेंट हुई थी, तब वो 1991 में 1991 में नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उसमें युवा और खेल मंत्रालय की थी वो, तब उनसे भेंट होती थी। और फिर मैं 93 में एमएलए बना, उनसे भेंट भी नहीं। 99 में मिली, मिलते ही कुछ नहीं, मैंने कहा प्रणाम दीदी, कुछ नहीं प्रणाम, कुछ नहीं, डांटना शुरू कर दिया कि तुम हमको बड़ो दीदी बोलता है, तुम छोटा भाई है, तुम हमसे मिला क्यों नहीं। अपनापन इतना उनमें है ना। वो सीएम है, आज भी आप अगर घर में जाएंगे अपॉइंटमेंट है तो अपने हाथ से चाय पिलाती हैं, अपने हाथ से खिलाती हैं। बहुत ही अच्छे स्वभाव की जिनको कहा जाता है, सॉफ्ट स्वभाव की हैं वो। लेकिन अगर उनको गलत तरीके से कोई छेड़ दे तो बिरनी के छत्ते में अगर हाथ डाल दो ना तो बागिन की तरह खड़ी हो जाती हैं। वो तो हम देख ही रहे हैं उनका स्वरूप। तो उन्होंने मुझसे तब भी कहा था 2004 में कि देखो कोई नहीं, ये बीजेपी अब जीतने वाला नहीं है, तुम आ जाओ, तुमको आसनसोल से लड़ाएगा और वहाँ से हम जिताएगा। जब आप पहली बार दरभंगा से लड़े थे? नहीं, पहली बार दरभंगा से 99 में लड़ा था। हाँ, ये और जीत गया। 2004 में उन्होंने कहा नहीं जीतने वाला है कोई, तुमको हम बता रहा है, तुम आ जाओ, हम तुमको जिता के एमपी बनाएगा। कोई नहीं जीतेगा बिहार में, हम तुमको बता रहा है, सरकार बदलेगा। और लोग कह रहे थे यहाँ तो फील गुड वाला सिचुएशन चल रहा था, तो नहीं हुआ। फिर बाद में मिली तो फिर डांटा उन्होंने। 2009 में जब मैं फिर सांसद बना, उसके बाद कहती थी आ जाओ तुम हमारे पास। और उन्होंने फिर भाई पोटा, जिसको भाई दूज बोलते हैं, 1999 से 2011 तक किया, जब तक वो सीएम नहीं बनी। और फिर याद है दूज में आप उनके यहाँ जाते थे? हाँ जी, अवश्य, मैं जाता रहता था। मासी माँ बहुत अच्छा खाना खिलाती थी, उनकी माँ जो थी ऐसे में। तो ये मुझे नहीं पता था। हाँ, पूनम से उनका बहुत, मेरी पत्नी, स्वर्गीय पत्नी से उनका बहुत अच्छा मिलनसार वाला प्रेम, एकदम बिल्कुल अपने बच्चे की तरह मानती थी, अपनी छोटी बहन की तरह उसको मानती थी। मेरी सास भी जाती थी। तो उन लोगों का एक बहुत ही अच्छा मधुर संबंध था। और ये सब जब आप बीजेपी में थे? हाँ, तब जब मैं बीजेपी में था, और बहुत ही मधुर, बहुत ही अच्छा संबंध था। और पूनम बैठी रहती थी, मेरी सास बैठी रहती थी, हम खड़े रहते थे तो बोलती थी बैठो तुम, बैठा खड़ा क्यों है। तो जब तक बोलती नहीं थी मैं बैठता नहीं था। तो इतना सम्मान था उनके मन में। तो वही फिर जब मैं कांग्रेस में था, मेरा ये हाल हुआ, पूनम ने बातचीत की, उसके बाद ये हुआ कि कीर्ति है, हम इसको एमपी बनाएगा। अब मैं चला गया बिना कोई शर्त रखे कि मुझे राज्यसभा जाना है कि मुझे लोकसभा जाना है। बोले दीदी आपके शरण, बड़ी दीदी के शरण में मैं आ गया। बोला ठीक है, हम देखेगा। और मुझे इमीडिएटली गोवा का प्रभारी बना दिया। ये 2021 की बात है। प्रभारी बना दिया। 2022 में गोवा के चुनाव में गए, वहाँ पर अपना योगदान किया। 2021 के चुनाव में योगदान किया, सब कुछ किया। और उसके बाद फिर आपके सामने जब आप गए चुनाव लड़ने के लिए दुर्गापुर और वर्धमान, तो जो आरोप टीएमसी की तरफ से लगता रहा है कि बाहर के लोग आते हैं, तो लोगों ने आपको बाहरी नहीं माना? बिल्कुल नहीं, यही तो मजेदार बात है। टीएमसी के बाहरी वहाँ के बंगाली हो गए, और बीजेपी के अगर लोकल भी हैं तो उसको आप लोग बाहरी बना देते हैं। अब देखिए तो गजब खेल करते हैं। मेरे सामने लड़ा कौन? दिलीप घोष। दिलीप घोष कौन? बहुत ही कद्दावर नेता। हाँ, पर तो लोकल हैं, पूर्व भाजपा के अध्यक्ष प्रदेश के। हाँ जी, फिर विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। हाँ, लड़ने वाले हैं, वो खड़गपुर से लड़ रहे हैं। वो व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है, एग्रेसिव कैंपेनिंग कर रहा है। उसके बाद जीत गए तो ऊपर वाले के है। वहाँ पे खिलाड़ी, वहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ,
जो मैंने ज़िंदगी में जीवन में सोचा सदैव, जब कभी बीजेपी में सोचता था ये हिंदू मुसलमान क्यों होता है, ये सियाराम क्यों नहीं बोलते हैं, मैंने वहाँ पर देखा कि सड़क के इस पार हिंदू रहते हैं, इस पार मुसलमान रहते हैं। हिंदुओं का दुर्गा पूजा होता है तो मुसलमान आके मदद करते हैं, मुसलमानों की ईद और अभी बकरीद हो रही है, बकरीद है तो लोग वहाँ जाकर हिंदू लोग उनको मदद करते हैं। एक जगह बैठेंगे साथ में, कोई बड़े छोटे का भाव नहीं है, कोई फॉरवर्ड नहीं, कोई बैकवर्ड नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, एकता है पूरी। और उसको यदि देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि असली मायने में अगर हिंदुस्तान है तो वह ममता दीदी के पश्चिम बंगाल में है, जहाँ किसी प्रकार का कोई विद्वेष नहीं, किसी प्रकार का आपसी लड़ाव नहीं, तनाव नहीं। बाहर में तो कुछ और तस्वीरें आती हैं, दंगा फसाद, कहीं रेप मर्डर, फिर ये कहा जाता है कि देखिए, ममता रेप दीदी एक- जो है मुसलमानों की अपीजमेंट करती हैं, रेप एक हिंदू वहाँ प्रताड़ित हैं, घुसपैठियों का मामला चलता है। मतलब बिल्कुल बाहर में बिल्कुल दूसरी ही इमेज है। आप जो बता रहे हैं तो ऐसा लगता है बिल्कुल जन्नत टाइप का मामला है। आप एक चीज़ मुझे बताइए, मैं ब्लेम नहीं कर रहा, कुछ ऐसे मीडिया में हैं जो प्रभावी मीडिया चैनल्स हैं, असलियत दिखाते हैं क्या? आजकल प्रश्न विपक्ष से पूछा जाता है, पक्ष से नहीं। जैसे कांग्रेस के टाइम में कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर सरकार के विरुद्ध पड़ गई कि घोटाला हुआ, 2G स्कैम, 1,76,000 करोड़, सब के सब बरी हो गए। रेप मर्डर ये समाज का अभिशाप है। जो कुछ बंगाल में हुआ उसके लिए ज़रूर हम सब चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या यह घृणित कार्य पूरे देश भर में नहीं होते? इसको रोकने के लिए क्या केंद्र सरकार ने सोचा? हमने इतना अच्छा कानून बना करके भेजा इस विषय पर कि उसको मौत की सज़ा होनी चाहिए। 2 साल से लेकर बैठे हुए राष्ट्रपति के यहाँ, क्यों? उसको तो तुरंत मंजूरी मिलनी चाहिए। और आरजी कार की जिस केस की बात आप कर रहे हैं, जो हमने 48 घंटे के अंदर हमारी कलकत्ता पुलिस ने रिपोर्ट बना के चार्जशीट बताई, उसको 62 दिन तक सीबीआई लटका के रखी। मीडिया में रोज चलता रहा, हमें बदनाम करते रहे। 62 दिन के बाद क्या हुआ? सीबीआई ने भी वही रिपोर्ट दिया जो कलकत्ता पुलिस ने दिया था। इसमें कहा जा रहा है, आप जिस आरजी कर मेडिकल केस, रेप केस की बात कर रहे हैं, कि इस घटना में ममता बनर्जी पर मामले की जांच में ढील बरतने वाले पुलिस अफसरों को बचाने के आरोप लगाए। सीबीआई जांच के लिए उन्होंने आनाकानी की। कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने जांच शुरू की, पर जब आरोपी संजय राय को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई तो ममता ने कहा कि कोलकाता पुलिस जांच करती तो फांसी होती। ये तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। अब बताइए। लेकिन आप सीबीआई को देने में आनाकानी कर रहे थे, पुलिस अफसरों को बचा रहे थे। अंततः सुनिए क्या होता है, अंततः क्या हुआ? सीबीआई ने ले लिया ना केस, कोर्ट के आदेश पे। आपने रिकमेंड नहीं की थी, आपकी गवर्नमेंट ने। ठीक है। सीबीआई ने क्या कहा? जब हमने कहा कोलकाता पुलिस इतना बढ़िया काम कर रही है, उसने 48 घंटे के अंदर सब कुछ करके दे दिया है, तो केंद्र की सीबीआई चली गई कोर्ट में कि हम करेंगे, और तुमने 62 दिन में तुमने कुछ किया नहीं। कोल्हू टूट गया तो ऐसे हो गया, हाथ टूट गया, बाजू टूट गई, गर्दन टूट गया, हजारों निशान थे, न जाने टेलीविजन पे क्या चलता रहा, हम बदनाम होते रहे। और 62 दिन के बाद उसी सीबीआई ने वही रिपोर्ट दी जो कलकत्ता पुलिस ने दी थी। अगर कुछ भी थोड़ा सा अलग इधर दाएं बाएं किया हो तो मुझे बता दीजिए आप। और जांच की अगर रोक की तो फिर सेम रिपोर्ट क्यों आया? भाई सीबीआई को तो खुला हाथ था। तो फिर क्यों हिचकिचा रही थी सीबीआई को देने में? नहीं, हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं, इसलिए नहीं हिचकिचा रहे थे कि हमारे कोई गड़बड़ी था। अगर गड़बड़ी होता तो सीबीआई बताती। परिवार भी डिमांड कर रही थी सीबीआई जांच। नहीं, बिल्कुल ठीक है। हमने ये कहा जब हमने इस चीज़ को कर दिया, सामने सब कुछ आ गया है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने तो संजय जो आदमी है, संजय रॉय, उसके ऊपर तो हमने उसी समय 48 घंटे में कह दिया था ये आदमी गलत है। उसी के बारे में उसने कहा। हमने फिर बाद में ये उस समय ये कहा था कि इसको फांसी की सजा होनी चाहिए और कानून पास कर दिया असेंबली में। लेकिन सीबीआई ने उसको आजीवन कारावास दिया। कोर्ट ने आजीवन कारावास दिया, जबकि हम चाह रहे थे उसको फांसी चढ़नी चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि इसमें पक्ष कौन कर रहा था, सीबीआई या कोलकाता पुलिस? मुझे एक बात बताइए, इंसाफ हो तो इंसाफ होते हुए दिखना भी चाहिए। बिल्कुल। दुर्गापुर रेप केस, आपकी ममता दीदी, ममता बनर्जी, उनका एक बयान आपको सुनाता हूँ।
लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए, वो रात के 12:30 क्या कर रही थी, ये उनका बयान है। उस समय की जो परिस्थिति थी, दुर्गापुर मेरे ही क्षेत्र में पड़ता है जी। उस समय की जो स्थिति थी उसको आपने सिर्फ उनका ले लिया, लड़कों को नहीं निकलना चाहिए बिना परमिशन के। परमिशन लीजिए, किसके साथ गए हैं, कौन आपके साथ है, और यह एक मानक जो तय किए गए हैं किसी भी गर्ल्स हॉस्टल के अंदर कि आपको परमिशन आपके लोकल गार्जियन के साथ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये केवल बंगाल में नहीं है, ये एक मानक है तय पूरे देश भर के अंदर। और इस प्रकार की परिस्थिति में आप देख लीजिए उसके बाद बीजेपी पीछे भाग गई। जब उल्टा बीजेपी के ऊपर पड़ने लगा, अब आपने पूरी खबर तो बताई नहीं, सिर्फ इतना कहा कि उसके परिवार वाले भी मांग रहे थे। उसके परिवार वाले फिर चाहते थे ना हो, क्योंकि वो लड़का बीजेपी से जुड़ा हुआ था। और जब यह बात बीजेपी पर आने लग गई तो सब कुछ खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि बीजेपी की बदनामी हो जाती। तो इन सब चीज़ों को भी कम से कम देखना चाहिए, पूरे उसको ऊपर से नीचे दृष्टिकोण देखिए। आजकल क्या होता है, मैं कोई ट्वीट करता हूं, एक लाइन ले लेंगे लेकिन उसको पूरा पढ़ेंगे नहीं, और उसके बाद दूसरों से कीर्ति आजाद ने तो फलाना कहा है। मैं आऊँगा उस पर भी, आप जिसका अवश्य जिक्र कर रहे हैं आइएगा, अवश्य आइएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो उसको क्या होगा, उतने में ही देख लेंगे और उसके बाद उसको सेंसेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि टीआरपी बढ़ती है, तो बढ़ाओ टीआरपी, लेकिन कम से कम सामने वाले को बदनाम तो ना करो। सच्चाई क्या है, कहने का मकसद क्या है, कह क्या रहा हूं। मतलब ममता बनर्जी के उस बयान को आप डिफेंड कर रहे हैं? नहीं, डिफेंड करने वाली बात नहीं है। क्या कहा था उन्होंने, वो मैंने पढ़ के सुनाया आपको। इतना ही कहा था, मोटी बात ही कही आपको। मोटी बात की। इसमें मोटी बात आप ये भूल गए कि उन्होंने कहा कि कम से कम लोगों को अपने जो वार्डन से बताकर जाना चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं, क्या नहीं जा रहे हैं। कहा था 8:30 बजे तक वापस आ जाऊंगी। किसके साथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसी भी कोई भी लड़की जाती है, क्या उसका सम्मान नहीं होना चाहिए? क्या जो मानक तय है उसके मुताबिक काम नहीं होना चाहिए? संदेश खली की बात मान लीजिए, आप वहाँ के सभापति जो है, जिसको अध्यक्ष बोलते हैं, वहाँ सभापति बोलते हैं, उसने खुद कहा, उसका स्टिंग आ गया, किसी ने आज तक निकाला। संदेश खली पे हमको बदनाम कर दिया। उसने कहा कि हमको समझ नहीं आया कैसे है, ममता बनर्जी तो ऐसे हारेगी नहीं। शुभेंदु बनर्जी ने बोला कहा ऐसा कोई काम करो। गवाह की मौत हो जाती, उसके बेटे की हो जाती है, आप कह रहे हो वो आपकी पार्टी का लीडर था। आप बात पूरी या तो सुन लेने दीजिए। नहीं, मैं सुन रहा हूं, मैं अपनी या बात तो कह रहा हूं। आप वही चीज़ है ना, वही आप आधी अधूरी बात पे करे जा रहे हैं, पूरी बात तो आपने की नहीं। मैं तो आपको सुनने दुर्भाग्यपूर्ण आया मौत तो हूं। किसी की भी हो सकती है, लेकिन क्या था, उसने क्या कहा था सभापति ने? सभापति ने यही कहा था ना कि हमसे ये कहा गया था शुभेंदु अधिकारी ने कि ऐसा हरा नहीं पाएंगे, बदनाम करना पड़ेगा। हमने 8 महीने पहले एक एंड्रॉयड फ़ोन दिया, 9-9 हज़ार रुपया दिया, खाली कागज़ पे साइन करवा लिया, और 8 महीने के बाद केस किया, जिससे कि पुष्टि ही नहीं हो पाई रेप हुआ कि नहीं हुआ। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? और आप आ जाएंगे कि उसकी मौत हो जाती है। दुर्भाग्यपूर्ण मौत तो किसी की भी हो सकती है। ऐसे एक नहीं अनेकों केस है जब केस के ट्रायल के समय में लोगों की मौत हुई है, लेकिन आप उसको उससे जोड़ देंगे तो ये उचित होगा क्या? इसमें आप खुद ही देखिए ना, उसका सभापति बोल रहा है। ये ईडी वाले के यहाँ रेड, ईडी की एक रेड हुई कोलकाता में आपकी जो पब्लिक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी है आईपैक वालों के, वहाँ ममता बनर्जी पुलिस फोर्स अपने अधिकारियों के साथ चली जाती है। ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ रिमार्क भी दिया कि इस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज के काम में हस्तक्षेप नाजायज है। उसके बाद वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, उसके बाद क्या हुआ? आप ईडी की टीम जहाँ जाती है उसके बाद हमारा वहाँ हमला जवाब होता है। उसके बाद हमारा जवाब, वही तो मैं आपसे पूछने आया हूँ। नहीं, वो जवाब तो आ गया सब। आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप आधा पूछ रहे हैं क्योंकि मुझे आप कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। ना, मैं तो आपकी सुबह 6 बजे ईडी गई, किसी के यहाँ रेड मार सकती है, उसके पास ऐसा कानून का अधिकार है, लेकिन लोकल पुलिस को बताया जाता है। उन्होंने लोकल पुलिस को जिस समय ममता बनर्जी गई है उस समय उन्होंने खबर की है, और 6 बजे से बैठी हुई 12 बजे तक वो कोयले का केस जो 2022 में बंद हो चुका है, और उसको अगर कोयले का केस चाहिए तो उसकी एक फाइल होगी। आप हमारे पार्टी के जितने हमारे इलेक्शन से जुड़े हुए कागजात थे, कौन कौन से उम्मीदवार हैं, कौन कौन से उम्मीदवार लाइन में हैं, कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जो कूद करके भाजपा में भाग सकते हैं, ऐसे हमारा एसआईआर जो चल रहा है, एसआईआर के अंदर कौन कहाँ हमारा प्रभावी व्यक्ति कैसे कहाँ बैठेगा, उसकी क्या किस तरीके से नंबर 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 6 पे कौन बैठेगा,
इस प्रकार की सारी बातें हैं, हमारे एमपीज़ कहाँ पर कैसे क्या प्रचार करेंगे, ये सारी बातें टोटल पार्टी की चीज़ें थी। और आप कोयले के कौन से कागज़ लेने गए हो 2022 में? जो केस खत्म हो चुका है, 2021 का केस 2022 में खत्म हो गया, वो 26 में लेने गए। अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ। तमिलनाडु में भी इलेक्शन है ना, चिदम्बरम पर उनका वो वही केस 6 साल पुराना खोल दिया गया है। तो ये तो हम सब जानते हैं, इलेक्शन के पहले ये सारा कुछ होता है। भूपेंद्र हुडा, उनके ऊपर पुराने केस खोल दिए जब हरियाणा के इलेक्शन हुए। महाराष्ट्र के अंदर खोल दिए गए उन लोगों के पुराने केस, जबकि अजीत पवार इनके साथ बैठा हुआ था। आपको कोर्ट पे भरोसा है ना? क्यों नहीं है? किसने कहा कि नहीं है? तो फिर इस तरीके से मुख्यमंत्री खुद ही चले जाएं, खुद ही फाइल ले लें, आप इसे सही ठहरा रहे हैं? मुख्यमंत्री नहीं गई थी, उन्होंने कहा मैं चेयरमैन हूँ टीएमसी के, और जब मेरे कागज़ इलेक्शन से जुड़े हुए कागज़ों को लिया जा रहा हो तो मैं उसके लिए लड़ाई लड़ूंगी, मैं किसी के हाथ में ऐसे नहीं जाने दूंगी। और वो जाकर अपने पार्टी के कागज़ लेकर आई थी और आपके सामने था, उन्होंने कहा भी था इस विषय को। उस पर मुझे बचाना या रोकना या करने की क्या आवश्यकता है? एक माइंडसेट बना हुआ है कि ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के अंदर विद्वेष है, अंग्रेजी में कहते हैं विंडिक्टिव है, और इसके सबसे बड़े सरगना के जो नेता हैं वो है नरेंद्र मोदी। उनके मन में मैं किस तरीके से जीतूं? देश में गैस का संकट चल रहा है, क्रूड ऑयल का संकट है, खाड़ी में युद्ध चल रहा है। पार्लियामेंट में आके जवाब देना चाहिए जिससे कम से कम लोगों को आश्वस्त हों। लाइनों में लोग खड़े हुए हैं, 60 रुपये प्रति सिलेंडर आपने दाम बढ़ा दिए हैं, मीलों लंबी लाइन लग रही है, और आप केरला में, तमिलनाडु में, बंगाल में आप प्रचार कर रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप देश के प्रचार मंत्री हैं। ये तो विश्वव्यापी संकट है, भारत सरकार भी उसे टैकल करने की कोशिश कर रही है। क्या किया भारत सरकार ने अभी तक? क्या किया उसको टैकल करने के लिए? क्या किया? इसके बारे में भी जवाब देंगे ना। प्रधानमंत्री ने बात कर ली वहां के राष्ट्रपति से, तो क्या हमें रिलीफ मिल गया? प्रश्न तो ये है। वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव ईरान के थे, जब बैठे हुए थे एक चैनल, न्यूज चैनल पर, तो कह रहे थे, उन्होंने नाम नहीं लिया जयशंकर का, उन्होंने नाम नहीं लिया प्रधानमंत्री का, उन्होंने कहा वो लोग जो ईरान की तरफ, भारत में वो लोग जो ईरान की तरफ एक सद्भावना रखते हैं, एक अच्छी भावना रखते हैं, वो लोग जो ईरान के बारे में और विश्व भर में शांति को सोचते हैं, उन लोगों के कारण हमने 2 जहाज़ निकलने दिए। ये नहीं कहा कि हमारी सरकार से बात हुई थी इसलिए करने दिया। उसको पढ़िए, महीनता से देखिए, गंभीरता से देखिए, तो आपको समझ में आएगा। अभी टैरिफ लगाया मोदी ने 50%, फिर हो गया 25%। उसके पहले जो सिंदूर के लिए कहा था वो तो अलग ही है कि मैंने बंद कराए ट्रक, एक मुंह से आवाज़ नहीं निकली प्रधानमंत्री की। फिर उसने कहा 18% किया, लोग उनको माला पहना रहे मोदी जी को कि 50 से 18% हो गया। ये किसी मीडिया में नहीं बताया कि केवल 2.93% उसके पहले टैरिफ लगा करता था, यानी 3% भी मान लें तो 15% बढ़ गया। ये किसी ने नहीं कहा। 50 से 18 हो गया। रशिया से ऑयल नहीं खरीदोगे तो मैं बता रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं। उसके बाद अच्छा जाओ, 1 महीने के लिए तुम रशिया से तेल ले सकते हो, अनुमति देते हैं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमारे 56 इंच का सीना कहां जाता है? कुछ तो होनी चाहिए। आपको एक बात बताएं, 2 पूछिए, 2 बताइए। साल 2011, हाँ, वो ये बात खत्म? ना, ये आगे भी चलेगा। अच्छा, गतांक से आगे फिर आएंगे। बीजेपी का कोई डंडा ढोने वाला नहीं था बंगाल में, 4% वोट था। आज साल 2026 का ये चुनाव है, बीजेपी मेन अपोजिशन पार्टी है, 38% उसका वोट शेयर है, उसका ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस दिन चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई, उस दिन ममता दीदी ने भी अनाउंसमेंट उस दिन भी किया, 1 घंटा पहले, कि भाई मुअज्जिन और जो पुरोहित हैं 1500 से 2000, उससे पहले बेरोजगारों के लिए 1500 भत्ता, तमाम तरह की स्कीम के अनाउंसमेंट बीते कुछ महीनों में। आपको लग रहा है कि बीजेपी के बढ़ते प्रभाव के कारण टीएमसी सरकार घबराई हुई है? अंग्रेजी में कहावत है, व्हाट इज राइट फॉर द गूज इज राइट फॉर द गैंडर। बीजेपी करे तो कोई पूछने वाला नहीं। तब भी सवाल बिहार में कहां उठा? बिहार में 10,000 रुपया आप हर महिला को दे दो चुनाव से पहले, आप युवाओं को
2-2 हज़ार रुपया महीने में दे दो, घोषणा चुनाव के पहले कर दो, जबकि इलेक्शन कमीशन में है कि 3 महीने पहले आप कुछ नहीं कर सकते। आप जगह जगह जहां जाओ कहीं लाडली बहन चालू कर दो महाराष्ट्र में, तो ठीक है। लेकिन जो नेत्री केवल इलेक्शन के समय नहीं, साल भर जो करती हो, जो बच्चे के जीवन से लेके इंसान के स्वर्गवासी होने तक जिसके पास योजनाएं हों, आप उससे प्रश्न पूछते हैं। लेकिन बीजेपी से कोई प्रश्न नहीं पूछता कि आपने कैसे किया। बीजेपी से सवाल पूछा अभी गया था जिसमें अभी 14 तारीख को आप असम ब्रिगेड मैदान में, बंगाल की बात कर रहा हूं, असम छोड़िए ना, असम में तो कोई नहीं बदला, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई खत्म नहीं, कोई कुछ नहीं है, हो रहा केवल बंगाल में है, तमिलनाडु में नहीं, केरला में नहीं, केवल पश्चिम बंगाल में। क्योंकि बहुत बौने हैं नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी के सामने। अब हर बात पे नरेंद्र मोदी पे क्यों चले जा रहे हैं? क्योंकि वही तो डायरेक्ट लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई तो वही लड़ रहे हैं ना, इनके अलावा कौन लड़ रहा है? तो हर राज्य में लड़ते हैं वो। एग्जैक्टली, तभी तो बात कर रहा हूं। फिर आप क्यों कह रहे हैं उनके ऊपर चले जाते हैं? मैंने तो सवाल ये पूछा था कि जिस बात की आप आलोचना करते हैं कि बीजेपी की सरकार ने या हेमंत सोरेन की सरकार ने फलाने जगह किया, आप भी वही करते, तो आप में उनमें क्या फर्क रह गया भाई साहब? हाँ, तो फिर ठीक है, तो फिर क्यों प्रश्न पूछते हैं? ये पूछिए ना कि तो फिर आप क्यों सवाल उठाते हैं? किस चीज का करते हैं? किस चीज का सवाल? भाई जब आप बिहार का जिक्र क्यों करते हैं, आप महाराष्ट्र में तो लाडली मतलब बहना हम योजना- अपने का ही जवाब दे दें, उनका ना बोले? मतलब ये तो अब चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे फादर का, ये कैसे चलेगा भाई? आप अगर मुझसे मेरे बारे में पूछेंगे तो मैं भी तो उनके बारे में पूछूंगा, कि तब उनके बारे में क्यों नहीं पूछोगी? केवल मैं ही कटघरे में खड़ा रहूंगा, केवल विपक्षी कब कटघरे में खड़ा रहेगा? क्यों? ऐसा क्यों? देश में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है या तानाशाही है? मैंने ये कहा बिहार में जो सरकार ने किया नीतीश कुमार की, तो गलत किया। उसे गलत किया। हाँ। फिर आपकी सरकार ने जो बंगाल में किया वो भी उस पैमाने पे गलत है। अरे फिर वही बात, अगर वो कर सकते हैं सही है, तो मैं जो कर रहा हूं वो सही क्यों नहीं है? टिट फॉर टैट आप कह रहे हैं। टिट फॉर टैट की बात ही नहीं है, हम तो योजना हर साल में हर दम करते रहते हैं। आपने वोट शेयर की बात की कि वो बढ़ करके 38% हो गई। आपने ये नहीं कहा कि लोकसभा के अंदर घट करके 27% रह गई। एक चुनाव का दूसरे चुनाव से क्या मतलब है? लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव बिल्कुल अलग होता है। इतिहास में जान लोग जाते हैं और देखते हैं कहाँ किस पोलिंग स्टेशन पर कितना वोट पड़ा था पिछली बार, इस बार कितना पड़ा, कितनी कमी हुई, कितनी बढ़ोतरी हुई। इन सब चीज़ों का एनालिसिस किया जाता है और एनालिसिस करके पता लगता है कि क्या परिस्थिति है। और उस समय तो डायरेक्टली लड़ाई नरेंद्र मोदी जी की थी 2024 में। वो तो पूरे देश भर के अंदर उनका जलजला था। 400 पार की बातें हो रही थी, 240 रह गई। उस समय उनकी 19 सीटें थी और हमने उनको घटा करके 12 कर दी लोकसभा में। इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए कि क्यों हुई, क्योंकि उनका ग्राफ गिरा और अभी भी ग्राफ गिरा है। आज SIR के माध्यम से 60 लाख लोगों को अभी भी वोट से वंचित किया जा रहा है। और कहीं क्यों नहीं हो रहा? केवल पश्चिम बंगाल में क्यों हो रहा है? केवल अधिकारी पश्चिम बंगाल के क्यों बदले गए? अरे आसाम में भी 5 डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बदले गए हैं। आप ऐसे क्यों आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर? अरे भाई, आप बीजेपी के लिए क्यों बोल रहे हैं? ना, मैं तो आपकी बात को क्रॉस कर रहा हूँ ना कि असम में भी हटाए गए अधिकारी। 5 डिस्ट्रिक्ट में? हाँ, 5 जिलों के। यहाँ तो पूरे प्रदेश के अंदर कितने अधिकारी उठा दिए गए? 5 अधिकारी हटाए गए। चीफ सेक्रेटरी हटाया गया, DGP हटाया गया, IGP हटाया गया, कलकत्ता प्रिंसिपल पुलिस सेक्रेटरी हटाया गया, कलकत्ता पुलिस कमिश्नर हटाया गया, कलकत्ता कमिश्नर हटाया गया। और आप तो ये नहीं कि असम में तो हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी की सरकार है, वहां भी 5 अधिकारी हटाए गए। हाँ, तो हटाए गए। उन्हें दिखाने के लिए तो कुछ भी दिखा सकते हैं, कर तो वही रहे ना। ये लीजिए, ये तो चित भी मेरी पट भी मेरा। आप मुझे बताइए, तो फिर इलेक्शन कमीशन है किसका? आज इलेक्शन कमीशन किसका है? हमारे लोग मिलने जाते हैं, हमारे लीडर जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, जो तृणमूल के लीडर हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो जाते हैं तो उनसे बदतमीजी से बात करता है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार से महिलाएं मिलने जाती हैं बंगाल में तो उनसे बदतमीजी से बात करता है। क्या ये इलेक्शन कमीशन की रह गई आज हालत? आप इस चीज को भी तो जानने की प्रयास कीजिए। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। हाँ, तो चल रहा है, तो खुद फिर ममता वेट बनर्जी कीजिए। खुद ही अपीयर हुई, तो फिर वेट पर कीजिए। कोर्ट ने तो कुछ ऐसा नहीं कहा चुनाव आयोग को लेकर। बिल्कुल कहा। क्या उनसे कह जब दिया? कहा गया कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स यहाँ रखे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि आप बाहर से लेके आइए। उन्होंने ये भी कहा हाँ। कि जो वहाँ पे जुडिशियल अफसर्स भेजे गए हैं उनके काम में दखलंदाजी ना करिए, उनको ट्रस्ट करिए। ये भी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो वो नहीं कहेगी क्या? वह आदेश नहीं, ये नहीं बोलेगी कि जो आ रहे हैं उनको वो नहीं करना, वो तो किसी को भी कहेगी।
सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही कहेगी कि ये जाने दीजिए और इनको, और हम लोग उसको तंग करेंगे। बाहर के स्टेटों से जजेस को बुलाए गए और जजेस को हम लोग तंग कर देंगे। कमाल की बात तभी है। तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा ना भाई। अरे वही तो मैं आपसे कह रहा हूं। एक आदेश दिया जाता है तो आदेश में वो आता है, इसका मतलब कि हमारे ऊपर चपेटा लग गया। ये भी कमाल की बात है साहब। अगर किसी ने कोई चीज सही या गलत किया हो तो उसके ऊपर कोई आदेश दे, वो सही हो या गलत हो, तो इसका मतलब चपेटा लग गया उसके ऊपर। इसीलिए आप लोग महाभियोग का प्रस्ताव लेकर पहुंच रहे हैं। क्यों नहीं, ये मेरा अधिकार है। जब यह सिलेंडर लेके घूमते थे स्मृति ईरानी और राजनाथ सिंह, तब तो बड़ी बड़ी टेलीविजन पर 24 घंटे दिखाया जाता था कि सिलेंडर के दाम 30 रुपए बढ़ गए, और हम कर रहे हैं तो कोई चर्चा नहीं। हम उफ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। क्यों? इसका जवाब कौन देगा? क्या हो जाएगा उस प्रस्ताव लाने से? क्या हो जाएगा? हाँ, नंबर गेम है आपके पास? मेरे पास नंबर गेम तो स्पीकर को हटाने के लिए भी नहीं था। मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं इस्तेमाल ना करूं? क्योंकि मेरे पास नंबर नहीं है इसलिए मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं चुपचाप घर में बैठ जाऊं और चुप रहूं, मार खाता रहूं, अन्याय सहता रहूं। ये लोकतंत्र होता है, ये मेरे संविधान में है। लोग मरते हैं, यूपी के अंदर जो उन्नाव में हुआ और क्या क्या हुआ, जो महिलाओं को, परिवार से बेटियों का जिनका रेप हो गया, जिनको मिलने नहीं दिया गया, रातों रात उनको अंधेरे में जला दिया गया, जबकि सनातन में सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाता। हम भी उफ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तब कुछ नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? केवल अन्याय बंगाल के लोगों के साथ हो रही है। बंगाल के साथ अन्याय तो केंद्र सरकार कर रही है। 2 लाख करोड़ रुपए हमारा नहीं दिया। जो गरीब मजदूर, उनके 52,000 करोड़ रुपए नहीं दिए सरकार ने। वो तो कह रहे हैं कि सरकारी योजनाओं पे कोई काम ही नहीं होता है। बंगाल से जब भी खबरें आती हैं, ये बीजेपी का आरोप है, खबरें आती हैं रेप की, मर्डर की, वायलेंस की, कम्युनल वायलेंस की, कोई इंडस्ट्री अच्छी यूपी में नहीं होता। कोई इंडस्ट्री अच्छी लग गई मुझे हो। एक चीज बताइए, यूपी में नहीं होता, कहीं नहीं होता। इसका कोई जगह और होता है तो हम भी वैसे, हमारे यहाँ से भी ऐसा ही मेरा है। ये नहीं कहना, मेरा ये मैंने शुरू में कह दिया था ये बात। मैंने ये बात आपको शुरू में कही थी कि रेप, मर्डर जैसे घृणित कार्य अमानवीय हैं, वो देश के किसी कोने में नहीं होने चाहिए। और दुर्भाग्य यह है कि देश के हर कोने में होते हैं, लेकिन नाम केवल बंगाल का बदनाम होता है। मैंने ये कहने का प्रयास किया था आपसे। मतलब जानबूझकर लोग बंगाल को बदनाम करते हैं। और क्या लगता है आपको? आप मुझे बताइए, 52,000 करोड़ जो मनरेगा के पैसे देने थे, सेंटर ने नहीं दिया, हमने दिया, तो हमने लोगों के लिए काम नहीं किया जो सेंटर को देना चाहिए था। 20 लाख करोड़ रुपए जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत देने थे, वो केंद्र सरकार ने नहीं दिए। पश्चिम बंगाल की ममता बंदोपाध्याय सरकार ने 20,000 करोड़ नहीं, 38,400 करोड़ रुपया दिया उनके घरों के लिए। समग्र शिक्षा, विकसित भारत, अशिक्षित भारत, उसके 19,000 करोड़ रुपए नहीं दिए। आपने आज तक ये बात कही कि यूनाइटेड नेशंस और यूनिसेफ में कन्याश्री कार्यक्रम जो पश्चिम बंगाल का है, उसको 1 नंबर का अवार्ड मिला था फॉर द गर्ल चाइल्ड, कि बच्ची जैसे ही 10वीं पास करती है, 18 साल की होती है, 25,000 रुपया उसके अकाउंट में जाता है, उसके भविष्य को देखते हुए। आज तक इस विषय के बारे में चर्चा हुई नहीं हुई। 9 अवार्ड मिले हैं जब से ये सरकार रही है विभिन्न विभागों में पश्चिम बंगाल सरकार को, लेकिन पैसा नहीं मिला। आपको लगता है एक बंगाल जिसके बारे में एक बहुत स्वर्णिम इतिहास रहा हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेकर सब कुछ, वो अभी भी वो उसका वो हाल नहीं है आप जितना जिक्र और बखान कर रहे हैं? देश का क्या हाल है? फिर वही बात। मैं, आप केवल एक बंगाल को देख रहे हैं, मैं आपसे देश का पूछ रहा हूं। 2 लाख करोड़ नौकरियां हर साल मिलनी थी, क्या हुआ? नहीं, नौकरी नहीं थी, रोजगार था। आप लोग गलत कोट करते हैं। प्रधानमंत्री के उस भाषण के दौरान मैं मौजूद था उस रैली में। रोजगार की बात थी, नौकरी नहीं। फिर रोजगारों का क्या हुआ? 15-15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में आने थे ना। काला धन 100 दिन में आने वाला था। तो क्या दिया गया कि जुमला है? जुमला अब आपने कह दिया, मैं फिर आगे कुछ कहना नहीं चाहता। जब आपने कह दिया जुमला तो था, बात खत्म होगी। आप अपनी बंगाल का मैं जिक्र, यानी जो बुलेट ट्रेन बननी थी वो एक जुमला था। आप लोग 100 शहर स्मार्ट सिटीज बननी थी, वह एक जुमला था। 2022 तक जो घर मिलने थे
वो एक जुमला था, लेकिन होना वो 2047 तक था, जिसको आगे बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के कितने तहत लोग घर मिल रहे कितने हैं, लोग उज्ज्वला में सिलेंडर मिल रहा है, सरकारी अनाज मिल रहा है। अब ऐसे में आप आ जाइए बंगाल पर, कहाँ है मेरा पैसा? भाई आप मैं जब दे रहा हूं, मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं, आप उपयोगिता प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, मैं उपयोगिता प्रमाण पत्र दे रहा हूं, आपके ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, आपके ऑब्जेक्शंस का मैं जवाब दे रहा हूं, फिर आप नहीं दे रहे 2022 से। अच्छा छोड़िए, जीएसटी में 9% और 9% तो मेरा है, जीएसटी क्यों नहीं दिया? जीएसटी का जवाब दे दीजिए। जीएसटी तो मिल जाना चाहिए, उसके पे भी उपयोगिता प्रमाण पत्र देना है। अगर पश्चिम बंगाल में आपने कोई सामान खरीदा तो उस पर आपने 18% जीएसटी दी, तो उस 18% जीएसटी में 9% मेरा है ना, स्टेट का शेयर है, तो वो तो मेरे पास आ जाना चाहिए। उसके लिए वो पाने का उपयोगिता प्रमाण पत्र दूं कि आप उसको आपने खरीदा बंगाल में और आप ले गए उसको दिल्ली में, इसलिए आपको नहीं मिलेगा। कमाल की बात है साहब। मैं कलम खरीदूं, 18% जीएसटी दूं, अपनी जेब में डालूं, दिल्ली आ जाऊं, तो ये क्या मॉनिटर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट कि कौन पेन लेकर के वहां रखा हो, पेन लेके बाहर चला गया? इसके ऊपर कोई जवाब है? किसी के ऊपर उंगली उठाना बड़ा आसान है महाराज, लेकिन 4 उंगलियां खुद के ऊपर भी जाती हैं। अभी 14 तारीख को आए थे प्रधानमंत्री, रेलवे मंत्री बोलते हैं कि हमको जमीन नहीं रेलवे की दी जा रही है, इसलिए हम रेलवे लाइनें बना पा रहे हैं। 4 योजनाएं नए रेलवे लाइन लगाने की, उसका उद्घाटन करके गए माननीय प्रधानमंत्री जी। जमीन किसने दी? कैसे कर दिया उद्घाटन? अगर जमीन नहीं मिली तो उद्घाटन कैसे किया? यानी वहां जुमला छोड़ के गए। आपको बंगाल सरकार ने जमीन दी ना, तभी तो आपने वहां पर उद्घाटन किया उसका। कमाल की बात है साहब। एनएच आप बना रहे हैं, एनएच की आप उद्घाटन करके गए, जमीन किसने एक्वायर करके दी आपको? स्टेट गवर्नमेंट ने दी ना, तभी तो आपने किया, क्योंकि आप तो नहीं एक्वायर कर सकते। वो तो स्टेट गवर्नमेंट का ही काम है ना, हर स्टेट गवर्नमेंट ऐसे ही करती है। फिर तो बदनाम क्यों करते हैं हमें कि हमें जमीन नहीं मिली? मैंने प्रश्न पूछा था कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत 101 स्टेशनों को अपक्रमित करना था आपने बंगाल में। 2023 की योजना है, 2026 हो गई, केवल 3 क्यों हुए? 98 क्यों नहीं हुए? तो मंत्री बोलने लगा यहां रेलवे लाइन नहीं मिली, वहां नहीं मिली, और उन सबों का आके उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री 2014 को। क्या मानो, रेलवे मंत्री सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? असम से लेकर बंगाल तक बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा है घुसपैठ, और इसी एजेंडे पर असम में जो लगातार 3 बार की कांग्रेस की मिजोरम भी सरकार है, थी, उसकी आवाज नहीं आती। हाँ, कांग्रेस की वहां भी सरकार बीजेपी थी, की सरकार है मिजोरम में, वहां भी घुसपैठ है रोहिंग्याओं की। आप बीजेपी को हल्के में ले रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं ले रहा। उड़ीसा में किसी ने सोचा था बीजेपी की सरकार बनेगी? वो तो हम सबों को मालूम कैसे बनी। त्रिपुरा में किसी ने सोचा था बीजेपी की सरकार बनेगी? एक चीज याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी सरकारें होती हैं, इतिहास उठा के देख लीजिएगा, जिसकी सेंटर रहती है उसी के साथ रहते हैं। मैं ये कह रहा था कि असम में आपने देखा घुसपैठ के मुद्दे को, बंगाल में भी बीजेपी का सबसे प्राइमरी एजेंडा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। चलिए आपने बंगाल को तो बदनाम घुसपैठ का कर दिया। अब आसाम में तो डबल इंजन की सरकार है, 10 साल हो गए, डबल इंजन की सरकार है। केंद्र भी आपका, स्टेट भी आपका। बॉर्डर किसका? अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है बताइए? सेंट्रल एजेंसी रहती है। सेंट्रल एजेंसी वहां पर रहती है। सेंट्रल एजेंसी, राज्य सरकार। बंगाल में आपको राज्य सरकार मदद नहीं कर रही, आसाम में मदद कर रही है, उसके बाद भी घुसपैठ हो रहा है। उस पर काम हो रहा है, हेमंता बिस्वा शर्मा काम हो ने रहा है तो कहा। काम यहां भी हो रहा है। आपने 5 किलोमीटर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मानक है, इंटरनेशनल बॉर्डर की जो ट्रीटी है, उसमें आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेके 5 किलोमीटर तक में कोई सेना नहीं रख सकते, इसलिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है या केंद्र की वाहिनी होती है। आपने एक्सटेंड कर दिया 5 से 50 किलोमीटर तक बॉर्डर से, और आप तो कहीं भी अधिग्रहण कर सकते हैं ज़मीन की। और एक चैनल पर जब ये अलग अलग कॉन्क्लेव किए जाते हैं, उस चैनल पर अमित शाह जी गए थे। उन्होंने कहा कि घुसपैठ रोकना बहुत मुश्किल है। उसका कारण है कि नदी हैं, नाले हैं, झील हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, इस कारण से हम घुसपैठ रोक नहीं सकते, और नाम बदनाम करते हैं हमारा आप। और अगर यदि घुसपैठ है तो पिछले 12 सालों से आप इसकी बात कर रहे हैं। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी की थी, जब मैं उस सरकार में था, मतलब मेंबर नहीं था लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, मैं कैबिनेट में नहीं था। तब से कहीं भी आज तक एक तो घुसपैठ निकाला नहीं आपने। कांग्रेस के समय में निकले घुसपैठिए लगभग 20,000 के करीब, आपके समय में 2,000 नहीं निकले।
आप घुसपैठ करते रहे, महाराष्ट्र में आप घुसपैठ करते रहे, हरियाणा में घुसपैठ किया आपने, बिहार में 310 लोग निकले, उनमें से पता लगा 270 नेपाली थे। कहाँ है घुसपैठ? ये लिस्ट तो दो। अभी जो 60 लाख आपने वोटर लिस्ट से वंचित किया है बंगाल में, उसमें कौन से घुसपैठी है, नाम तो बताओ। आपकी बात को पुष्टि तो होनी चाहिए ना। आप तो घुसपैठिए निकालने आए थे, ये एसआईआर करने आए थे। सुप्रीम कोर्ट, आप कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये आधार कार्ड नहीं मान रहे थे, इनको मानना पड़ा कि आधार कार्ड भी लेना पड़ेगा। बिहार में मानना पड़ा। जो आप स्कूल का पास कर रहे हो सर्टिफिकेट, वो भी होना चाहिए। ये सब तो ले ही नहीं रहे थे ये यहाँ, बाकी सब जगह सब चल रहा था। ये जो आपकी पार्टी के सांसद थे हुमायूं कबीर, हाँ, इन्होंने नई पार्टी बना ली है। फिर असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन की भी चर्चा हो रही है। ठीक है, कुछ डेंट तो हो ही जाएगा, कुछ नहीं होगा, कोई डेंट नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। ममता बंदोपाध्याय एक बहुत बड़ी लीडर है। 2029 में देश की प्रधानमंत्री बनने वाली हैं वो। क्या कह रहे हैं आप? 2029 फिर से बोल देता हूँ, शायद सुना नहीं है आपने, देश की प्रधानमंत्री बनेगी वो। जी हाँ, इंडिया गठबंधन की तरफ से। जी। और राहुल गांधी? राहुल गांधी जाने, राहुल गांधी भाई अकेले उतने सांसद से तो देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती ना 2029 में। चौधरी चरण सिंह कैसे बन गए? देवेगौड़ा कैसे बन गए? कई लोगों ने साथ दिया तब न बना। तो अभी भी तो इनके पास साथी है, बीजेपी के पास साथ नहीं है क्या? है वो +2AB का बात करते थे ना, एक एक्स्ट्रा 2AB मिलता है। उन्होंने जो फॉर्मूला ही था अपनी मर्जी से बना दिया कि A² + B² = A² + 2B² + एक्स्ट्रा 2AB। तो एक्स्ट्रा 2AB से तो चल रही है। नहीं मुझे तो एक्स्ट्रा 2AB सरकार, बता दे रहा हूँ, मिली जुली सरकार से ही सरकार चल रही। 240 है भाजपा के, बिल्कुल सही उसमें A है आंध्रा और B है बिहार, एक्स्ट्रा 2AB। मैं अभी जो आप कहे ना 2029 में ममता जी, हाँ बनेगी, आपने भविष्यवाणी कर दी। हाँ भविष्यवाणी क्या कर रही है, फैक्ट है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता चाह रही है। कौन सी जनता चाह रही है? बंगाल की जनता। आपने कुछ आप किस जनता की बात कर रहे हैं? तो कैसे होगा, थोड़ा समझाइएगा ना। नहीं तो आप भी मुझे समझाइए कैसे। नहीं, पर जिस पार्टी का देश के कुछ ही राज्यों में है। देवेगौड़ा के तो सिर्फ 9 MP थे, चरण सिंह के तो MP नहीं थे। एक सशक्त नेतृत्व जिसका होता है ना, उसको लोग जानते हैं। आज क्यों ममता बनर्जी के पीछे लोग पड़े हुए हैं? क्योंकि इन सबों को डर है कि वही एकमात्र महिला है जो बताती है, नरेंद्र मोदी जी को आईना दिखाती है। यही बात तो राहुल गांधी भी कहते हैं, कोई बात नहीं, पार्टी के लोग भी कहते हैं, बिल्कुल कहें, अकेले लड़ते हुए लगते तो मैं हैं क्या कि वो राहुल गांधी हैं। तो फिर मैं क्या करूं? राहुल गांधी ही लड़ते हैं और कोई दूसरा लड़ता नहीं है। अभी दिखाया जाता है राहुल गांधी को, उसके कद को छोटा किया जाता है, क्योंकि लड़ाई दिखाना चाहते हैं केवल नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की है। उनको ये नहीं मालूम कि हम 3rd लार्जेस्ट पार्टी हैं पार्लियामेंट के, ध्यान रखिएगा, लोकसभा राज्यसभा मिला करके। लोकसभा को अलग कर दो, समाजवादी पार्टी हो जाए। हाँ तो ठीक है, तो 3rd पोजीशन पे हो गया ऑपोजिशन में, वहां 3rd, लोकसभा में 3rd हो गए, ऑपोजिशन में ऑल इंडिया में 3rd है। वैसे बीजेपी कांग्रेस के बाद हम हैं। आपको नंदीग्राम का चुनाव याद है ना, 2021 का? हाँ बिल्कुल याद है। ममता बनर्जी में 2000 वोटों से हार गई। हाँ बिल्कुल हारी, कोई आप ब्रेकिंग न्यूज थोड़ा ना कर रहे हैं। उसके आगे की सुनिए। हाँ, अब वो जो भवानीपुर जहाँ से लड़ेंगी, वहाँ भी शुभेंदु अधिकारी आ गए। बहुत अच्छी बात है। उसके पहले की थोड़ी आपको बात बता दूं, अभी 6 बाई इलेक्शन में थे, 6 सीट बीजेपी की थी और 6 के 6 बीजेपी हार गई, ये भी जान लीजिए। 77 थे, 62 रह गए। अभी आप लोग की धुकधुकी नहीं बढ़ी है क्या? क्यों धुकधुकी बढ़ेगी? किस बात के लिए? नंदीग्राम में ये हो सकता है। अरे बाप रे बाप, प्रचंड लहर थी। तो इसका इतना बड़ा लीडर है शुभेंदु अधिकारी, हराया तो सीएम सीएम तो ये कौन सी आप ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं मुझे? तो ये भवानीपुर में भी हो सकता है, वो तो वहीं घिर जाएंगी। अरे क्या हो गया, मतलब आप शुभेंदु अधिकारी के स्पोक्स पर्सन है क्या? अरे कैसे हो जाएगा? मैं तो नतीजों से कह रहा हूँ। अरे नतीजा, नंदीग्राम कहाँ है, भवानीपुर कहाँ है? पूरा बंगाल कोई इतनी सी जगह में है क्या? बंगाल ऊपर से शुरू होता है, आसाम से क्या लंबा शुरू, चाइना बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर से लगता हुआ नीचे पूरा झारखंड बिहार से होता हुआ नीचे बंगाल का बॉर्डर लगता है साहब, गंगा सागर में जाता है। टेंशन में नहीं है आपको? किस बात का टेंशन? कि आपके सुप्रीम लीडर के ही खिलाफ उन लोगों ने इतना मजबूत उम्मीदवार दे दिया। वो हमारी नहीं, वो देश की सुप्रीम लीडर है। आगे इस बार क्या है आपका आंकड़ा? 250 पार करेंगे हम। क्या हो गया आपको? क्यों? आपने मुझसे पूछा, मैंने बता दिया। 294। आपको क्यों आश्चर्य हो रहा है? आपने क्या, आपको मालूम है, आपने गिनती कर ली है?
इतना ऐसा कभी ट्रैक रिकॉर्ड, इतनी सीटें मिली नहीं। मैं आप मुझे बताइए 2011 के अंदर हमारी सीट कितनी थी? इतनी तो नहीं थी, 154-55 थी। क्या? हाँ 180, सॉरी, 154 पे सरकार बनती है, 190 थी। उसके बाद 211 हो गई, उसके बाद 221 हो गई। ये तो पहाड़ा बढ़ता चला जा रहा है महाराज। तो ऐसी बीजेपी का भी इसी बढ़ता चीज को देखते हुए मैं आपको बता रहा हूं, बीजेपी का जो पहाड़ा बढ़ा 77 था, आपको बोल तो दिया 62 पे आ गई है, 6 के 6 हार गई। जरा पार्लियामेंट चलें। बिल्कुल जाना ही है। गिरिराज जी को जानते हैं? कौन है वो? गिरिराज सिंह को नहीं जानते? कौन है वो? वही जो मेरे घर पर आके मेरे पैर में पड़ा रहता था, एमएलसी बनाई दिए बाबा, अब एमएलसी बनाई दिए बाबा, एमएलसी बनाई दिया, उसकी बात कर रहे हैं। उनके बारे में आपके बयान है, वही मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। हाँ सुनाइए। मई 2025 का है। कीर्ति झा आज़ाद बोल रहे थे, गिरिराज सिंह ने कुछ टोका तो कीर्ति आज़ाद कहते हैं ये मेरे घर में आकर मेरे पास एमएलसी बनने के लिए 1999 में बैठा करता था। करेक्ट। इसको क्या बोलूं, इनको बात करने की तमीज़ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं जिनको बात करने की तमीज़ नहीं। अपनों से बड़ों से कैसे बात की जाती है, सदन में किस तरह से बात की जाती है, इनको ये नहीं मालूम। ये तुम करके बात कर रहे हैं, मैं इनसे आप करके बात कर रहा हूँ। इनका भगवान कुछ नहीं कर सकता। ये लाल बाबू प्रसाद के पास आकर मेरे पास पड़े रहते थे। कपड़ा पहनने का लूर नहीं था, कपड़ा हमने सिलवाया था। करेक्ट। यही लूर क्या है? ये लूर, ढंग। बिहार में तो हम लोग जानते हैं ढंग, तरीका, सलीका। आपको ऐसा बोलना चाहिए था एक सीनियर लीडर के बारे में जो यूनियन मिनिस्टर हैं। जो यूनियन मिनिस्टर है वो खड़ा होकर मेरे स्पीच के अंदर हमको डिस्टर्ब करो और मेरी नेत्री को भद्दा भद्दा बात बोले तो मैं ये सूट करता है किसी कैबिनेट मिनिस्टर को? कतई अफसोस नहीं है आपको? किस चीज़ का अफसोस है? अगर कुछ गलत किया हो तो अफसोस होता ना। अगर उसने कुछ ना बोला होता और मैंने बोल दिया होता तो मुझे अफसोस होता, मैं माफ़ी मांगता। अगर वो मेरे नेता के बारे में कुछ बोलेगा तो मैं छोड़ दूंगा। नरेंद्र मोदी के बारे में कोई कुछ बोलता है, आप देखते नहीं सब खड़े हो जाते हैं। मेरे नेता के बारे में कोई बोलेगा, मैं भाषण दे रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब करेगा तो मैं छोड़ दूंगा। कहाँ मैं हाशिए पे खड़ा था। इस भारतीय जनता पार्टी में 6 लोग थे 93 में जब मैं आया था, जो हेलीकॉप्टर से घूम के देश भर में प्रचार किया करते थे। उसमें अटल जी थे, अडवाणी जी थे, डॉक्टर जोशी थे, उमा भारती थी, शत्रुघ्न सिन्हा था और मैं था। सुषमा स्वराज जी उस समय दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में थी। प्रमोद महाजन गोवा और महाराष्ट्र में रहते थे। वेंकैया नायडू जी अपने आंध्र प्रदेश, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में थे। जना कृष्णमूर्ति जी वहाँ रहते थे। सब पुरानी बातें याद दिलवा। जी हाँ, मैं था तब मैंने किया, तब वो भूल गए। तो वाकई में गिरिराज जी का कपड़ा आप सिलवाया करते थे क्या? अब मैं आपको और क्या क्या बताऊं। यहाँ एक चंगेजी मटन मिलता था, एक मुसलमान बनाता था, उनको बहुत पसंद था। हाँ बाबा बाबा मटन 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 खाएंगे बाबा, आपके यहाँ मटन खाएंगे। बोले ठीक है मटन खाओ यार, क्या खराबी थी? मैं तो ये सब बात नहीं बोलने वाला था। अगर मुझे डिस्टर्ब नहीं करता तो क्यों अपनी कलई खुलवाई? मैंने तो नहीं कहा था। मुझे किसका ईडी का डर है, सीबीआई का डर है, आईटी का डर है? चोरी की है, डकैती की है, मर्डर किया है, क्या किया है हमने? हाँ पीएमएलए में या कोई कहीं ना कहीं कोई केस खड़ा कर दे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ बना करके मुझे फंसवा दे तो फंसवा दे। क्यों फंसवा देगी? कोई भरोसा थोड़ा ना है। बहुत लोग अंदर गए, अभी सोनम वांगचुक भी अंदर गया, बहुत सारे लोग जेल के अंदर पड़े हुए हैं। वो पीएमएलए में तो कोई कागज की आवश्यकता भी नहीं है। किसी के ऊपर आरोप लगा दो, कुछ कर लो। जहां इलेक्शन हुआ सीडी ईवीआई भिजवा दो। जिन जिन के ऊपर आरोप लगाओ भ्रष्टाचार का, उनको सीबीआई ईडी का डर दिखा दो। अजीत पवार, स्वर्गीय अजीत पवार को तुम 3 दिन पहले आरोप लगाओ 70,000 करोड़ का, 3 दिन के बाद डिप्टी सीएम बना दो, वो भी किसका? फाइनेंस का। हेमंत बिस्वा शर्मा को कहोगे हमारी सरकार बनेगी, यही अमित शाह, कि जब हमारी सरकार आएगी तो इसको हम जेल भेजेंगे। और उससे जब प्रश्न पूछे कि ये बताइए भ्रष्ट है या नहीं है, तो कहता है ये क्या सवाल पूछते हो, मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं जब गूगल कर रहा था ना यूट्यूब वगैरह पे, तमाम चीज़ों पे, सोर्सेज पे, कि कीर्ति आज़ाद के बारे में कितनी जानकारी ले सकूं, तो इंस्टा और ये सब पे गया तो हर जगह एक ही वीडियो वायरल हो रहा था। गटर गैस ना, हाँ शेम ऑन कीर्ति आज़ाद। हाँ ठीक है ना। योर पॉपुलैरिटी इज नोन बाय द नंबर ऑफ क्रिटिक्स यू हैव, मोर द मेरियर। और आपने ये तो बोलना भूल ही गए कि 5,007 में फॉलोवर बढ़ गए और गटर गैस के ऊपर मुझे 100 मिलियन से ऊपर लाइक्स मिल गई। नहीं, आपने पूछा नहीं। बोलने वाले तो आपको मालूम, ट्रोल करने वाले तो मुझे क्या, दुनिया के हर नेता को ट्रोल करते हैं। मैं उस श्रेणी में अगर आता हूं तो मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। ये तो भक्त है ना।
भक्तों का क्या कर सकते हो? अंधभक्त जो होंगे उनका क्या कर सकता है? कोई कर सकता है कुछ? होने दीजिए शैम, अब एंजॉय करते हैं। क्यों नहीं? अगर कोई मेरी बड़ाई करे मुझे प्रसन्नता होती है, और कोई बुराई करे, सकारात्मक आलोचना करे तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जो आलोचना केवल मात्र आलोचना के लिए करते हैं तो करने दीजिए। कुत्ते भौंकते हैं, कारवां चलता है, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? आप क्रिकेटर रहे हैं। बिल्कुल रहा हूँ, और एग्रेसिव रहा हूँ, बिकॉज आई बिलीव बेस्ट आर्ट ऑफ डिफेंस इज टू अटैक। T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने के बाद भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव, कोच गौतम गंभीर, आईसीसी चेयरमैन जय शाह अहमदाबाद की हनुमान मंदिर पहुंचे थे। फिर आपने कमेंट किया, क्या कमेंट? पूरा पढ़िएगा, पूरा। हाँ हाँ, पूरा पढ़ रहा हूँ। हाँ, ट्रॉफी को मंदिर में ले जाने की आलोचना की। आलोचना की नहीं, पूरा पढ़िए, या मैं आपको पढ़ के सुनाऊं मैंने क्या कहा है? फोन ले गया उन्होंने लिखा, हाँ, मस्जिद क्यों नहीं, चर्च क्यों नहीं, गुरुद्वारा क्यों नहीं, यह टीम भारत का प्रतिनिधित्व करती है। सूर्य कुमार यादव या जय शाह के परिवार का नहीं। सिराज ने इसे कभी मस्जिद में प्रदर्शित नहीं किया। संजू इसे कभी चर्च में नहीं ले गए। यह ट्रॉफी हर धर्म के 140 करोड़ भारतीयों की है। यह किसी एक धर्म की जीत का जश्न नहीं है। तो जश्न में खलल डालने वाली बात कहाँ से? आदमी पूरा सेलिब्रेट कर रहा था और आप कहाँ से कहाँ खेल पॉलिटिक्स और लेके खिलाड़ी चले? का कोई धर्म होता है? नहीं होता है जी। उन खिलाड़ियों की इच्छा हुई मंदिर लेके मैं चला अगर जाऊं। आज सुबह मंदिर चला जाऊं और 101 रुपए का प्रसाद दूं और भगवान से कहूं आज मेरी सेंचुरी बना दो, तो बन जाएगी क्या? अपने कर्मों पे होता है, अपने खेलने के उस पर होता है। खेल और खिलाड़ी का कोई धर्म, उसका कोई जाति, उसका कोई क्षेत्र नहीं होता, उसकी टीम होती है। संजू सैमसन अगर ना होता, 3 मैचों में रन ना बनाए होते, तो भारत सेमीफाइनल भी नहीं पहुंचता। क्या करते फिर? वो तो क्रिश्चियन है, लेकिन मैं तो उसको भारतीय मानता हूं पहले। ये टीम भारतीय टीम की ट्रॉफी है, किसी एक मजहब की नहीं है। तो बैठे बैठे क्यों विवाद आपने सर अपने ले लिया उस दिन? आपको विवाद लगता होगा, मुझे विवाद नहीं लगता। मैंने स्पष्ट बात still की, stand by. जो भारत, जिस चीज़ के लिए भारत जाना जाता है, विभिन्न परिधान है यहाँ, विभिन्न खाना खाने की तरीका है, अलग अलग तरीके, पूजा करने की अलग अलग पद्धति है। जिस देश के अंदर, उस देश में पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि हिंदू खतरे में आया हुआ है। यदि मैं शुरू करूं गुलाम वंश से, अब रहने दीजिए। जब गौर चला गया था और कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था, उसके बाद अल्तमश, बलबन, रजिया सुल्तान, न जाने कितने राजा रजवाड़े बने। उसके बाद खिलजी आए, खिलजी के बाद तुगलक आए, तुगलक के बाद सईद आए, सईद के बाद लोधी आए, लोधी के बाद मुगल आए, मुगल के बाद ब्रिटिश आए, जिनकी चमचागिरी करते थे ये लोग। उसके बाद 58 साल तक गैर भाजपा सरकार रही, हिंदुओं को खतरा नहीं हुआ। जब से हिंदू सरकार आ गई है, ये अपने आप को कहते हैं नहीं हिंदू के पूरे, अपने आप को हिंदू कहते हैं ये तथाकथित, तो हिंदू खतरे में आ गया है। कोच गौतम गंभीर ने आपके बारे में क्या कहा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहने दीजिए। कल्पना कीजिए कि लड़कों ने कितना कुछ झेला होगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मैच हारने के बाद उन पर कितना प्रेशर रहा होगा। आज अगर आप ऐसा बयान दे रहे हैं तो आप सचमुच अपने ही खिलाड़ियों और अपनी ही टीम को नीचा दिखा रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए। तो क्या उन्होंने कहा है ना, गौतम गंभीर ने कहा है। तो कहने दीजिए ना। मैंने जो बात कही वो आपके सामने स्पष्ट कर दी। अब उन्होंने क्या कहा, आप सबके जवाब देता फिरूं तो हो गया काम। हरभजन सिंह, ईशान किशन, बहुत सारे लोग। हाँ ठीक है, बोलने दीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं बोल रहे हैं और मेरी बात से सहमत भी जताते कौन हैं। सा ऐसा? एक डरते भी हैं, डरते हैं लोग बोलते हुए। जो लोग डरते हैं उनका नाम कैसे ले दूं? लेकिन मेरे साथ सहमति खड़ी है मेजॉरिटी की। मुझे तो एक भी नाम आपके फेवर में एक भी बयान नहीं आया। बहुत आए सोशल मीडिया पे, आप मेरे को गाली शेम तो देख रहे हैं, लेकिन फॉर नहीं देख रहे। मैं तो आपको कहा 100 मिलियन लाइक्स मिले हैं मुझे, लेकिन आपको वो नहीं दिख रहे, आपको तो केवल शेम दिख रहा है। तो मैं आपको क्या बताऊं? सावन के अंधे को अगर सब कुछ हरा दिखता हो तो मैं क्या कह सकता हूं? आपको अफसोस नहीं? अब किस बात का अफसोस? पार्टी की तरफ से कहीं कुछ कहा तो नहीं है? क्यों कहा जाएगा? मैंने गलत कहा क्या? क्या ये ट्रॉफी पूरे हिंदुस्तान की नहीं है क्या? किसने मना किया इस बात से? नहीं मना किया तो फिर मैंने एक अपनी भावना को रखा, तो उसमें मैंने गलत क्या किया? मैंने जो ट्वीट किया वो गलत है क्या? आपने जिस दिन ट्वीट किया ना, उसके नेक्स्ट डे सिद्धि विनायक मंदिर लेके गए सब। हाँ तो ठीक है ना, ले जाने दीजिए। चर्च भी ले जाए तो मुझे अच्छा लगेगा ना, क्योंकि संजू सैमसन का बहुत बड़ा योगदान था। ये दिखाएगा कि हमारे देश में सब कोई एकता के साथ रहते हैं। ये लोग आपको, अगर मनुष्य की कोई इंसानियत है तो वो खून है। आप किसी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ खून लटका होता है, ग्रुप में लिखा होता है A+, A-, B+, B-, RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव, O+, O-।
और आप वो खून लेते हैं, उस पर ये देखते नहीं कि हिंदू का है, मुसलमान का है, फॉरवर्ड का है या बैकवर्ड का है, आप वो खून लेते हैं। ये है हिंदुस्तान। आप आईपीएल के इतने कटु आलोचक क्यों रहे? मैं आईपीएल का आलोचक नहीं हूं। खेल है, दुनिया उसको पसंद करती है, भारत के लोग पसंद करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और बीसीसीआई के आजकल के कामकाज को? बीसीसीआई का कामकाज आजकल का क्या, शुरू से देख लीजिए क्या है। आजकल तो मतलब कुछ साल पहले तक तो हमारे महामहिम गृह मंत्री जी के बेटे चला रहे थे। 40 करोड़ लोगों में उनको अपना पुत्री दिखाई दिया, बाकी और कोई तो था नहीं अच्छा जो बीसीसीआई का एक कोई नौजवान बन सकता था अध्यक्ष, या आईसीसी का अध्यक्ष बन सकता था। 2013 की बात है। हाँ, आज़ाद भारतीय जनता पार्टी में थे। आईपीएल से जुड़े जांच के पूरे होने तक एन श्रीनिवासन को बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटाया गया था और जगमोहन डालमिया को बीसीसीआई का कामकाज सौंपा गया था। इस फैसले की आज़ाद ने आलोचना की थी, तब बोले थे कि नरेंद्र मोदी साफ सुथरी छवि वाले नेता हैं और उन्हें अध्यक्ष बनाने के बारे में सोचना चाहिए। ये आपके बयान है हाँ, नरेंद्र मोदी जी के बारे में, हाँ, बीसीसीआई के चेयरमैन बनाने को लेकर। हाँ। तो मैं तो हतप्रभ हूँ भाई। किस बात के लिए? 2013 में मैं कहाँ था? बीजेपी में थे। फिर तो बीजेपी में रहते हुए भी तो आप बहुत कुछ बोल रहे थे। हाँ, बिल्कुल कह रहा था। तब क्या हो गया था? उस समय गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का अच्छा वो काम कर रहे थे, इसलिए मैंने कहा था। और कई बार तो लोगों का दिमाग खराब भी होता है ना, बदहवास भी हो जाता है लोग। तो मुझे वो होने का आप कोई थोड़ा कंसेशन नहीं देंगे क्या? मैं थोड़ा हैरान था कि आपने ऐसा कहा था। हैरान इसीलिए- क्यों? परेशान भी होइए, दोनों होइए। हैरान नहीं होइए, हैरान और परेशान दोनों था मैं। जैसे आप थे वैसे मैं था। बिहार की याद आती है जब आप बिल्कुल आती बंगाल है, चले गए हैं? बिल्कुल आती है। मेरा जन्म स्थान है पूर्णिया में, नौरतन कोठी मेरा जन्म हुआ था, मेरे नाना जज थे। बंगाली वाले? दरभंगा मेरी शादी हुई थी, भागलपुर मेरा घर है गंगा के दक्षिण में। अच्छा, वहाँ जब वो गए अब गोड्डा चला गया झारखंड में। बिल्कुल याद आती है, क्यों नहीं आएगी? कोई अपनी जन्मभूमि को भूल सकता है क्या? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अब जब आप बंगाल चले गए हैं हाँ, तो मैथिली उथली भूल गए और या बांग्ला सीख लिया आपने? मैथिली अगर आप त्रेता काल में जाएंगे, जो सतयुग के बाद आया था, उसमें अयोध्या, मिथिला, दंडकारण्य के जंगल, किष्किंधा, रामेश्वरम, लंका यही थी। न बंगाल था, न बिहार था, न यूपी था, न महाराष्ट्र था, न हरियाणा था, न गुजरात था, न पंजाब था, न केरला था, न कर्नाटक था, न तमिलनाडु था। मिथिला थी। मैथिली मातृभाषा है एक तरीके से, जितने भी ईस्टर्न लैंग्वेजेस हैं, चाहे वह नॉर्थ ईस्ट में भी क्यों ना हो, तो मैथिली वो भाषा है। बांग्ला मुझे सीख कोई ली? আমি বাংলা বলছি, খুব ভালো বলছি, তাড়াতাড়ি বলছি না, लेकिन खूब ভালো বলছি। क्योंकि 24 में आप टिके टिके बोलते थे, जिसको बोलते तो क्यों नहीं, मैं थोड़ा- सीख क्यों थोड़ा। नहीं? मैं 6 भाषा, ये 6ठी भाषा है जो मैं सीख गया। 6 भाषा सीखे? जी हाँ, मैं हिंदी जानता हूँ, अंग्रेजी जानता हूँ, मैथिली जानता हूँ, उर्दू जानता हूँ, पंजाबी बोल सकता हूँ, लिख नहीं सकता। बाकी ये 4 भाषाएं बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, मैथिली बोलता हूँ। थोड़ा और बहुत जो मिथिला अक्षर है वही बंगला अक्षर है। थोड़ा बहुत भोजपुरी भी बोल लेते होंगे? हाँ, भोजपुरी बोला था नहीं। आखिरी सवाल, जब बिहार की हम बात कर रहे थे। भोजपुरी में कमांड नहीं खेबा। अच्छा, पर बोल लेते हैं? हाँ, थोड़ा। बोल। ठीक बा। अब जो ये है कि हम जब बात कर रहे थे बिहार की, बहुत कुछ बदल गया। अब जल्दी बिल्कुल आखिरी सवाल है। नीतीश कुमार जी के युग का एक तरीके से कह सकते हैं अवसान हो रहा है। अब बीजेपी का वहाँ सीएम बनेगा। बीजेपी ने किसको धोखा नहीं दिया, मुझे ये बताइए ना। बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार रहते पूरी प्रेस नीतीश कुमार के खिलाफ होती थी, उसको तो डाउन कर दिया इन लोगों ने। आज अपना वर्चस्व कर लिया इन्होंने, तो पीठ में खंजर भोंका सबके। शिवसेना तोड़ दी, खंजर भोंक दिया शिंदे को, बन गए सीएम। एनसीपी के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, फारूक अब्दुल्ला के साथ इन्होंने, जो अटल जी के साथ थे, जो इनका समर्थन करती रहती थी, उसको दबा के खत्म कर दिया। पीटीपी जिसको कहते थे ये पाकिस्तानी का एजेंट है, उसके साथ सरकार बना ली। अकाली दल के पीठ पे जाकर के पंजाब में खड़े हो गए, अकाली दल को खत्म कर दिया। उड़ीसा में जो इनको चुपचाप बाहर समर्थन करता था, उसको वहां खत्म कर दिया। बिहार के अंदर नीतीश कुमार को खत्म करके खुद सामने खड़े हो गए। स्वेच्छा से अब रहेगा इनको बंगाल, जिसके ऊपर पूरी इनकी दृष्टि है। विषमता से भरे हुए हैं, विंडिक्टिव लोग हैं, बेचारे प्रयास करते हैं लेकिन इस बार फिर फेल हो जाएंगे। अब और बताइए क्या प्रश्न है आपका? हम जब बात कर रहे थे ना कि आपके तमाम सारे वीडियो जो वायरल हो चले हैं, वायरलिटी के संदर्भ में देखें, तो एक और है आपका कि पार्लियामेंट में
ई सिगरेट पीते हुए आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ। ई सिगरेट है हाथ में, उसके बाद मुंह से धुआं निकला है कुछ। मेरे पर आरोप लगाया गया पार्लियामेंट के 353 का ये अनुराग ठाकुर ने उल्लंघन किया। 353 में ये लिखा हुआ है कि अगर आप किसी के ऊपर कोई व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं सांसद पर, तो आपको पहले परमिशन स्पीकर से लेनी होगी, आपको प्रमाण के साथ वो सारा कुछ रखना होगा, उसके बाद ही हो सकता है। ये तो उल्लंघन किया। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो तुरंत मेरे ऊपर जो भी उन्होंने कमेटी बिठाई है वो तुरंत उसका आए, तो मैं आगे डेफेमेशन केस करूँ। अनुराग ठाकुर पर? अनुराग ठाकुर पर तो नहीं हो सकता क्योंकि उसने पार्लियामेंट में किया है, इसलिए उसके ऊपर प्रिविलेज कमेटी के लिए मैंने चिट्ठी भेजी है। अभी प्रिविलेज कमेटी का गठन किया है 2 साल बाद अध्यक्ष जी ने, तो उसके ऊपर आए। मैं एक वॉलंटरी में सिगरेट पीता हूं जो अच्छी बात नहीं, और बच्चों तुम लोग भी मत पीना, बहुत गंदी आदत है, ये नहीं रखनी चाहिए। तो ये मैं गोल्डन टॉप के माध्यम से आप सबों को बता रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बहुत ख़राब बात है। अब मैं अगर मान लीजिए मेरी आदत है, मैं बैठा हूँ, क्या है, एक इनवॉलंटरी एक्शन है मेरा, मेरे हाथ में कुछ ई सिगरेट है, उसके बाद जो मैं बात कर रहा हूँ वीडियो में कोई धुआं निकला है? बद से बदनाम बुरा होता है साहब, बदनाम तो कर दिया। क्यों? क्योंकि अनुराग ठाकुर एक बहुत ही छोटी सोच का व्यक्ति है। वो किस तरीके से क्रिकेट खेलता, मैं क्रिकेट टीम का कैप्टन था एमपीज का, वो उसमें बन गया, हर मैच हार जाता है, अभी भी हार गया पुलिस से। समस्या की बात यह है और कुछ नहीं है। इन लोगों को सब में मन में विद्वेष है, सारे जूनियर हैं मुझसे। मैं 1993 में बन गया था। जिस प्रकार की हेराफेरी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हो रही है, वहाँ शराब परोसी जाती है, जबकि किसी भी सरकारी संस्था में या किसी भी सरकारी मीटिंग में शराब, भारतीय सरकारी मीटिंगों में या किसी भी आप फॉरेन डेलीगेशन से मिल रहे हैं या किसी भी कोई भी ऑफिशियल आपकी मीटिंग होगी या कोई भी ऑफिशियल जगह होगी, वहाँ शराब नहीं परोसी जाती। जी हाँ बिल्कुल, वही तो राजीव प्रताप रूडी से पूछ रहा हूँ, क्या किया तुमने? ये मैंने स्पीकर को लिख के भेजा है, मैंने होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को लिखकर भेजा है। क्यों चुप हैं लोग? उसको 5 स्टार क्लब बना दिया गया, मेंबरों से पैसा लिया जाता है मेंबरशिप का 1.5 2 लाख रुपया, जबकि वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए बना था उस समय, जिस समय आज़ादी मिली थी और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली खड़ी हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, समय देने के लिए। बहुत नमस्कार धन्यवाद सर।